अगर मैं आपसे पूछूं कि खाना सड़ता कैसे है, तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे हमला कर देते हैं और उसे खाकर उसे पचा लेते हैं और बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से वो खाना कुछ वक्त के बाद सड़ जाता है। पर अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कोई सा खाना तो बहुत जल्दी सड़ता है जबकि कुछ खाना ऐसा भी होता है जो कि बहुत देर बाद सड़ता है, तो इसका जवाब शायद आपके पास ना हो। और इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रिएक्शन की स्पीड या फिर कहें तो रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है और उसका एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट का क्या मतलब होता है। और फिर हम जो है रेट लॉ के बारे में जानेंगे। इसी चैप्टर में है बहुत ही बेसिक सी चीज, असल में एक इक्वेशन है जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला है कि जैसे जैसे आपके पास सामग्री बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिएक्शन फास्ट होती है और जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट या कहें तो सामग्री कम होती रहती है वैसे वैसे आपकी रिएक्शन भी स्लो होती रहती है। बस इसी के ऊपर एक छोटा सा इक्वेशन है जो कि हमें समझना है। फिर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ये कुछ भी नहीं है, बस एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक स्टेप में ना हो बल्कि दो तीन या चार अलग अलग स्टेप में पूरा होता हो। ये सब और थोड़े अच्छे से जानेंगे आगे। फिर जानेंगे कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने उसके मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में टकरा रहे हैं तब जाके वो रिएक्शन हो रही है, उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मान लिया कि दो सब्सटेंस है मतलब कि दो मॉलिक्यूल है जो आपस में टकरा रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई दो। मान लिया तीन टकरा रहे हैं तो तीन। वैसे ही ऑर्डर भी होता है, वो भी हम समझ जाएंगे आगे पढ़ के। फिर रेट कांस्टेंट क्या होता है इसे भी जानेंगे। बेसिक तौर पे अगर बताऊं आपको तो ज्यादा रेट कांस्टेंट है किसी का मतलब स्पीड ज्यादा है रिएक्शन की, रेट कांस्टेंट कम है किसी का तो स्पीड भी कम है रिएक्शन की। फिर हम जानेंगे कि कैटलिस्ट डालने के बाद क्या होता है। तो आप सबको पहले से ही पता होगा कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और टेम्परेचर के साथ क्या होने वाला है, कहते हैं ऐसा कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना कहीं पे भी तो वहां पर जो भी रिएक्शन हो रही होती है वो फास्ट चलती है पहले के मुकाबले। इसीलिए तो हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना सड़े ना जल्दी, ताकि उसके अंदर की रिएक्शन जो भी हो रही होती है वो स्लो हो जाए बहुत ज्यादा, इसलिए हमारा खाना फ्रिज में खराब नहीं होता जल्दी। फिर हम इंटीग्रेटेड लॉ की बात करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, जो हमारी रेट लॉ की इक्वेशन होगी उसमें थोड़ी सी और डेरिवेशन करके हम एक नई फॉर्म बना देंगे उसकी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चल सके। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि मान लिया शुरू में आपके पास इतना रिएक्टेंट है और इतना वक्त गुजर चुका है और रेट कांस्टेंट उतना है उसके रिएक्शन का, मतलब आपको नेचर पता है उस रिएक्शन के बारे में क्या है। तो आप बता सकते हैं कि भाई 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वो कितना सामग्री आपकी बच जाएगी, मतलब रिएक्टेंट बच जाएगा। फिर उसके बाद हम रेट कांस्टेंट को अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होता है अभी समझ जाएंगे हम। फिर बिल्कुल लास्ट में कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी कुछ भी नहीं है, कहते हैं बस कि कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो उसके लिए चाहिए कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराएं, उनकी कोलिजन हो। अगर वो टकराएंगे नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगा, और वो टकराएंगे भी कैसे, ऐसे टकराने चाहिए कि बहुत जोर से टकराएं ताकि वो रिएक्शन हो सके, अगर हल्के से टकराएंगे तो नहीं होगा रिएक्शन। बस यही है आपकी कोलिजन थ्योरी। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ही यही है ताकि हमें ये पता चल जाए कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कितनी फास्ट हो रहा है या कितनी स्लो हो रहा है, और हो रहा है तो उसको फास्ट कराने का या फिर स्लो कराने का क्या तरीका है। क्या टेम्परेचर को बदल के कुछ हम कर सकते हैं उसमें बदलाव, या फिर रिएक्टेंट को बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या उसके अंदर कोई बदलाव आएगा, या फिर कोई कैटलिस्ट डाल दें तो क्या बदलाव आएगा कुछ। बस यही सब तो जानना है। इसी को बोल रहे हैं कि पूरे चैप्टर में आप यही समझोगे कि क्या क्या पैरामीटर्स मतलब की वजह होती है कि खाना जल्दी सड़ जाता है या फिर देर से सड़ जाता है या फिर क्यों सड़ता है। और रिएक्शन तो हमारे हर तरफ हो रही है, आपको दिखे या चाहे ना दिखे। कुछ रिएक्शन तो होती है बहुत ही फास्ट, जैसे कि अगरबत्ती आपने जला दी तो आपकी जल्दी 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 अगरबत्ती खत्म हो जाती है रिएक्शन हो के। या फिर आपने इनो जो है पानी में घोल के पी लिया तो 6 सेकंड में अपना असर दिखाएगा, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन। पर कुछ रिएक्शन होती है जो कि बहुत मतलब एक्सट्रीमली स्लो होती है, जैसे कि डायमंड। अब आप सोचोगे भाई डायमंड ये थोड़ी ना रिएक्शन करता, तो जवाब है बिल्कुल करता है। ये भी बहुत दुनिया की सबसे स्लो रिएक्शंस में से एक है,
ये भी कई लाख सालों में क्या करता है, धीरे धीरे ना हमेशा एक ग्रेफाइट में चेंज हो रहा होता है। क्या है, एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट कार्बन का ही, और डायमंड भी उसी का ही एलोट्रॉप है। तो चेंज हो रहा होता है, पर इतनी स्लो होता है, इतनी स्लो होता है कि इसको हम कह देते हैं अ डायमंड इज फॉर एवर, बट इट इज नॉट ट्रू। बाकियों के लिए ट्रू होगा जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, पर आपके लिए नहीं। जंग लगना भी तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, पर आप देख सकते हैं उसको होते हुए 1-2 साल में तो दिख ही जाता है। यहाँ तक कि सोने के ऊपर भी जंग लगता है, बहुत ही मामूली सा लगता है। उसको हटाने के लिए आप सुनार के पास जाते हैं, बोल देते हैं कि इसको चमका दिए, करता कुछ नहीं है, वो एक लिक्विड के अंदर डालता है, ऊपर की सारी लेयर को हटा देता है, वहां से चमक गया आपका सोना। तो कुछ रिएक्शंस मीडियम होती है, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो, जैसे कि दही जमाना। आप दूध को जो है रख देंगे दही जमाने के लिए, तो एक दिन में आपकी दही तैयार हो जाएगी। तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन भी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं हुआ। तो हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि स्पीड कितनी होती है रिएक्शन की। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितनी तेज चल रहे हो, तो आप क्या बताओगे कि कितनी दूर गए और कितना वक्त लगा उसमें। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी आपकी स्पीड। वैसे ही आपको इस रेट निकालनी है इक्वेशन रिएक्शन की, मतलब स्पीड निकालनी है, तो देखेंगे कितनी सामग्री कम हुई और कितने वक्त में, वही है उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। एक माइनस का साइन मत भूलिएगा, माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, बढ़ता तो नहीं है ना, कम ही होता है। और उसी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट जितना बना पर यूनिट टाइम, वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट भी तो बनेगा। तो दोनों में से कुछ भी ले लो, एक ही आंसर आने वाला है आपका। पर प्रोडक्ट के मामले में आप पॉजिटिव साइन रखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वैसे ये सारे जो मैं एनालॉजीज दे रहा हूं ये बेसलेस है, क्योंकि असल में ये चीज हमने रखी है इसलिए, क्योंकि आगे इक्वेशन में जब हम इसे पुट करते हैं ना, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। और कोई बात नहीं है, बस ये समझाने का तरीका होता है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है तो माइनस लगा दिया हमने। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इस चीज को एक बार देखिए, ये क्या बता रहा है। इतनी सारी चीजें इसमें लिख दी हैं कि देख के डर लग रहा है, पर कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, और होना भी चाहिए भाई। और ये नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं कि वक्त के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना भी चाहिए। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट होती है, ये भी काफी फास्ट नीचे जा रहा है, प्रोडक्ट भी काफी फास्ट बनता है, पर थोड़े टाइम बाद वो रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम के करीब पहुंचने लग जाता है। ठीक है, और हम इसे जानेंगे भी कि भाई जितना ज्यादा आपके पास सामग्री रहेगी उतनी स्पीड भी आपकी ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट खत्म होता रहेगा वैसे वैसे स्पीड स्लो होती चली जाएगी। और फिर ये चीज देख लिए कि रेट की जो है ना यूनिट क्या होती है। आपको स्पीड की यूनिट निकालनी है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, पर अगर आपको रिएक्शन की स्पीड निकालनी है तो होगा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, मोल पर लीटर। पर यूनिट टाइम है तो टाइम के लिए ये हो गया, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये है आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है,